नमस्कार। बिहार और हैदराबाद में मिली जीत से खुश बीजेपी के कदमों को रोका है शिवसेना ने, या यूं कहें महाविकास अघाड़ी की सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र में एमएलसी यानी कि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। जबकि महाविकास अघाड़ी सरकार ने, जिसमें 3 दल शामिल हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत बेहद गर्म है और यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलेगा, जिस ऑपरेशन लोटस के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो विपक्षी दलों की सरकारों को गिराती है, उनके विधायकों को तोड़ती है, उन्हें अस्थिर करने का काम करती है। लेकिन इस सब के बीच में एमएलसी के चुनावों ने महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार को ताकत दी है और बीजेपी को एक मैसेज कि उसे अपने आगे की रणनीति किस तरह बनानी चाहिए। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। इसके अलावा एक और अनुरोध आपसे, हमारा सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मैं अपनी आगे की बात शुरू करता हूं। महाराष्ट्र में सियासत इस वजह से गर्म है क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार में मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये दोनों बड़े नेता हैं। इनके दावे करने के बाद यह सवाल उठा कि राज्य बीजेपी की इकाई के बड़े नेता इस तरह का दावा अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान से भी इन्हें किसी तरह का संकेत है और उसके बाद इस तरह का दावा किया गया है। इन दावों में कितना दम है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के पास जो सदस्य संख्या है महाराष्ट्र के अंदर और जितने विधायक वो जुटा सकती है उससे अभी वो काफी दूर है। ऐसे में उसको एनसीपी, कांग्रेस या शिवसेना के विधायकों में तोड़फोड़ करनी होगी, तब जाकर अपनी सरकार बनाने के लिए वहां पर मैजिक नंबर वो जुटा पाएगी। लेकिन बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जब फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत और पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और मुख्यमंत्री पर यह हमला बोला, तब उसके बाद बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में खटास बहुत ज्यादा बढ़ी और कभी सांस राजनीति करने वाले दल, भगवा राजनीति करने वाले दल दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए हैं, सियासी दुश्मन हो गए हैं। और हाल ही में जब शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के घर और दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी हुई तो शिवसेना का कड़ा रिएक्शन सामने आया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ये खेल अगर आपने शुरू किया है तो हम इसे खत्म करना जानते हैं। और उसके बाद इसमें कई और घटनाक्रम हुए, लेकिन कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी की वजह से जो सियासी अदावत शुरू हुई, जिस तरह अर्नब गोस्वामी ने लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला किया और महाराष्ट्र की सरकार ने अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में उन्हें अरेस्ट किया, और उसके बाद जिस तरह बीजेपी में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और प्रदेश इकाइयों की तो बात ही छोड़िए, सारे लोग अर्नब के पक्ष में उतरे, उससे मैसेज सीधा ये गया कि बीजेपी ऐसे लोगों को शह दे रही है, ऐसे लोगों पर हाथ रख रही है जो अर्नब के खिलाफ बोल सकते हो, जो माफ कीजिएगा, जो शिवसेना के खिलाफ बोल सकते हो, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल सकते हो। और यही मैसेज जब कंगना रनौत को जेट सिक्योरिटी दी गई तो तब भी गया और इससे शिवसेना के अंदर खटास भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ी, क्योंकि कंगना ने भी जब उनके दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई हुई तो मुंबई को पीओके बताया, महाराष्ट्र को पाकिस्तान बताया, और तब भी शिवसेना ने इस बात को कहा कि ये मुंबई शहर और ये महाराष्ट्र सबका है और इसका जो अपमान करता है वो अपमान उद्धव ठाकरे या शिवसेना का नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है। और ऐसे में बीजेपी उन्हें जेट सिक्योरिटी देकर या उनको सुरक्षा देकर पूरे महाराष्ट्र के लोगों का अपमान कर रही है। इसको लेकर काफी खटास भी बढ़ी। और जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ठाकरे परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से कई बार सोशल मीडिया में ऐसी पोस्ट की गई तो उसको लेकर भी
शिवसेना की तरफ से साफ मैसेज आया कि ये जो राजनीति हो रही है बेहद खतरनाक स्तर की और बहुत खराब राजनीति हो रही है। और तब महाराष्ट्र पुलिस ने भी कहा अपनी जांच में कि कई सैकड़ों हजारों फर्जी अकाउंट्स बनाए गए, जिन अकाउंट्स के जरिए ठाकरे सरकार के खिलाफ, महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ इस तरह का एक प्लॉट करने की कोशिश की गई, साजिश बदनाम करने की कोशिश की गई। तो इस सब को लेकर रिलेशन बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा खराब बीजेपी और शिवसेना के हुए। और हाल में जब प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के विधायक हैं, उनके घर और दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की, तो उसका भी मैसेज यही गया, क्योंकि प्रताप सरनाइक ने विधानसभा में अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाए थे और उन्होंने सरकार से मांग की थी कि अन्वय नाइक केस को खोला जाना चाहिए फिर से, और माना गया कि इसी के बदले में ईडी ने छापेमारी की है। तो यहां से जो सियासत शुरू हुई, उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का जो पलटवार आया, अब बारी उद्धव ठाकरे सरकार की थी। उद्धव ठाकरे सरकार ने फडणवीस के बेहद करीबी और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री, बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हैं देवेंद्र फडणवीस के, गिरीश महाजन के खास लोगों से जुड़ी एक सोसाइटी है हीराचंद रायसोनी क्रेडिट सोसाइटी। कहा गया कि इस सोसाइटी में घोटाला हुआ है और वहां पर राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। उसके बाद सीधा मैसेज आ गया कि अगर आप हमारे लोगों पर हाथ डालेंगे तो हम भी आपके लोगों पर हाथ डालेंगे। तो ये जो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में सियासी जंग है, इसमें कई तरह के किरदार हैं, कई तरह के प्यादे हैं, जो बीजेपी और शिवसेना ने अब तय किया है कि अगर आप हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम आपके लोगों पर हाथ डालेंगे। तो जांच एजेंसी के थ्रू लड़ाई है और ताकत की भी ये एक लड़ाई है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों ये सब बेहद दिलचस्प है। और कभी बीजेपी के साथ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना के लिए आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो दिन हैं, वो उसको कांग्रेस एनसीपी के साथ करने हैं। ऐसे वक्त में उसको चलना है जब बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ रही है। और अभी हैदराबाद के चुनाव में भी लगातार जिस तरह के अटैक बीजेपी के नेताओं ने ओवैसी को लेकर किए, तो उससे जो मैसेज है वो ये क्लियर है कि बीजेपी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और महाराष्ट्र में भी जिस तरह मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और राव साहब दानवे के बयान आए, उससे साफ है कि बीजेपी का लक्ष्य महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने का है। यहां भी ऑपरेशन लोटस फिर से चलने वाला है, लेकिन शिवसेना के जो प्रमुख है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या एनसीपी के मुखिया जो हैं शरद पवार, वो लगातार खेमेबंदी में अपने किले को मजबूत बनाने में, अपने गढ़ को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। तो मैंने कहा जैसा कि गिरीश महाजन जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं, खासम खास हैं, उनके खास लोगों से जुड़ी सोसाइटी पर छापा मारा। उसके बाद जो नंबर आया वो सीधा फडणवीस तक आया। फडणवीस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जलयुक्त शिवार योजना, उसको बंद कर दिया ठाकरे सरकार ने। और इसमें घोटाला होने की बात कही गई, कहा गया कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसकी जांच के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। अब आप समझिए कि ये जो लड़ाई अर्नब कंगना से शुरू हुई थी, वो प्रताप सरनाइक गिरीश महाजन होते हुए देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची है। तो आप मैसेज क्लियर समझिए कि शिवसेना और बीजेपी के जो रिलेशन है वो किस हद तक खराब हो चुके हैं और अब जो लड़ाई है वो आमने सामने की है। इस सब की लड़ाइयों के बीच में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की मैंने आपको बताया कि चर्चा है, जोरदार चर्चा है। बीजेपी ने पिछले साल भी ऐसी कोशिश की थी जब उसने अजीत पवार को, एनसीपी के नेता को तोड़ा था और तड़के ही राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई थी, उनको और फडणवीस को। तो उसके बाद जिस तरह से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस मिलकर आए, इन्होंने कहा कि वो आने वाले लंबे वक्त तक यहां पर सियासत करने के लिए साथ आए हैं। अभी जब बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आए या आपके हैदराबाद में बीजेपी को जिस तरह सफलता मिली, तो उसके बाद जब अभी एमएलसी के चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हुए, उसमें बीजेपी को जो हार मिली है, उससे उसके महाराष्ट्र में इस बात के दावे करने के कि वो यहां जल्दी सरकार बना लेगी, उनको धक्का लगा है। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले 6 एमएलसी विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली है। 5 सीटें
महाविकास अघाड़ी गठबंधन को गई है। तो इसका जो मैसेज गया वो ये कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों दल एकजुट हैं और इनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर सरकार चलानी है, सरकार में साथ रहना है, तो अपने तमाम सियासी अंतर विरोधों को, आपसी टिप्पणियों को, बहुत सारे मसलों को दूर करना होगा, किनारे करना होगा। क्योंकि इस बात को, ये उन्हीं का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है एमएलए को। तो इन तीनों दलों ने एमएलसी के रिजल्ट से एकजुट होकर चुनाव लड़के मैसेज ये दिया है कि इन तीनों दलों का गठबंधन अटूट है और आने वाले वक्त में जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं या बीएमसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में भी इन तीनों दलों को एकजुट रहना पड़ेगा। और शिवसेना जानती है कि क्योंकि तीनों के इस गठबंधन से जब उसका मुकाबला होगा तो उसके लिए जीतने के चांसेस कम होंगे, इसीलिए शायद बीजेपी नेतृत्व महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए बेहद गंभीर है। और यही बात राव साहब दानवे और देवेंद्र फडणवीस के बयानों में झलकती है। लेकिन ये सरकार कैसे बनेगी? क्या ये सरकार कर्नाटक के फॉर्मूले पर बनेगी जहां पर कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा दिया, या ये सरकार मध्य प्रदेश की तरह बनेगी जहां पर भी कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफा दिया? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कुछ महीने पहले हमने राजस्थान में देखा जहां पर कांग्रेस के विधायकों ने सचिन पायलट के नेतृत्व में बगावत की। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर हर दिन यह सवाल पूछा जाता है कि यह सरकार कितने दिन चलेगी? इस सरकार को खतरा इतना ज्यादा है, तो कब तक उद्धव ठाकरे या तजुर्बेकार नेता शरद पवार या कांग्रेस का जो राज्य नेतृत्व है वो इस सरकार को चला पाएगा? ये उनके सियासी कौशल की एक परीक्षा भी है कि वो अपने गठबंधन को कब तक अटूट रख पाते हैं, बीजेपी के सामने चैलेंज कर पाते हैं खुद को। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ये एक चुनौती है, बहुत बड़ी सियासी चुनौती है कि वो महाराष्ट्र के अंदर इन तीन दलों के गठबंधन से, चाहे जिला परिषदों के चुनाव हो या उसके बाद स्थानीय निकाय और बीएमसी के चुनाव हो या उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव हो, तब तक वो खुद को कितना मजबूत कर पाती है, कैसे इस महाविकास अघाड़ी सरकार से मुकाबला कर पाती है। क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी समर दिलचस्प है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और भी तमाम राज्यों से जुड़े हुए जो तमाम सियासी अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर लाता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।